सुप्रभात। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। और जिस तरीके से हम नमस्कार एमपी के जरिए एक खास शख्सियत से आपको मिलाते हैं, रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना देखभाल कर सकते हैं, और कई अलग अलग विषयों को लेकर हम इस कार्यक्रम के जरिए आपके बीच आते हैं। और आज भी हम दो खास मेहमानों के साथ आपके बीच आए हैं। लेकिन जिस तरीके से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि कार्यक्रम में हम सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज करते हैं आज की तिथि के साथ, तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की तिथि क्या है। और आज की तिथि की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत 2080 मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है। दिन शुक्रवार है और दिनांक है 15 दिसंबर 2023। तो ये आज की तिथि की बात हमने की। और सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो आपको थोड़ा अपना ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम खुशनुमा भी होता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही अगर आपने कर दी तो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो सर्दियों के मौसम में अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। और इसके साथ साथ आज का इतिहास क्या कुछ कहता है, इस पर भी एक नज़र डाल लें। और आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1803 में भोसले और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए देवगांव संधि के तहत उड़ीसा और कटक कंपनी के शासन के अधीन हुए थे। इसके अलावा 1950 की अगर हम बात करें तो भारत रत्न से सम्मानित देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज ही के दिन निधन हुआ था। उनकी आज पुण्यतिथि है और दूरदर्शन परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि भी हम अर्पित करते हैं। और ख़ास बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक माला में पिरोने का काम किया था, और भारत देश का उसके बाद निर्माण हुआ था। भारत पहले से था, लेकिन जो तमाम रियासतें थी उनको एक करने का जो काम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। और 1950 में ही योजना आयोग की आज ही के दिन स्थापना हुई थी। इसके अलावा 1953 की अगर हम बात करें तो भारत की एस विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र के अध्यक्ष चुनी गई थी। इस पद पर पहुंची वह पहली महिला थी। इसके अलावा 1965 की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में गंगा नदी के तट पर आए चक्रवात से करीब 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। आज उनकी भी पुण्यतिथि, उन्हें भी श्रद्धांजलि। इसके अलावा 1976 की अगर हम बात करें तो भारत के जो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं बाईचुंग भूटिया, उनका आज जन्म हुआ था, जन्मदिन है उनका। और इसके अलावा 1991 की अगर हम बात करें तो मशहूर फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को सिनेमा की दुनिया में उनके अहम योगदान के लिए स्पेशल ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। तो बड़ी बात है, स्पेशल ऑस्कर अवार्ड से यहाँ पर जो है उन्हें सम्मानित किया गया था। और 1997 की अगर हम बात करें तो अरुंधति रॉय ने बुकर पुरस्कार जीता था। उन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इस प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आज के इतिहास की हमने बात की। और ख़ास बात ये भी है कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है, उनको हमने श्रद्धांजलि भी दी। लेकिन देश को एक करने के लिए हम सबको इसमें न सिर्फ संकल्प लेना होगा, बल्कि अपना योगदान भी देना होगा कि हम कैसे देश को एक रख सकते हैं। और इसी के साथ आज का शुभ विचार क्या कुछ कहता है, उस पर भी एक नज़र डालें। दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। तो ये बड़ी बात है कि दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन जो कामयाबी है वो ठोकर खाने से ही मिलती है। इसलिए परेशानी आए और आप असफल हो रहे हैं तो घबराना नहीं है। सफलता के लिए संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे। और सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज का विषय क्या है। आज हम बात करने वाले हैं दांतों की देखभाल कैसे करें, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ शास्त्रीय संगीत क्या है, कैसे है, इस पर भी आज हम विस्तार से समझेंगे। और इसी पर दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, सीधे उनसे आपको रूबरू कराता हूं। मेरे साथ श्रीमती सोनल पुरोहित जी जुड़ रही हैं, शास्त्रीय संगीत गायिका है। बहुत बहुत स्वागत है मैम दूरदर्शन में आपका। और मेरे साथ डॉक्टर मयंक जी जुड़ रहे हैं, मयंक शर्मा जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, दंत रोग विशेषज्ञ हैं सर। और जो लाफिंग गैस की हम बात करते हैं, क्योंकि दांतों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है जीवन में, क्योंकि दांत सिर्फ चबाने के लिए काम नहीं आते, बेहतर पाचन तंत्र में काम नहीं आते। जब आदमी के एक जो स्वीट सी स्माइल होती है ना, जो मुस्कुराहट होती है, उसमें भी दांतों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्यों दांतों की देखभाल ज़रूरी है, इसी से आज हम शुरुआत करेंगे कार्यक्रम में। सीधे चलेंगे डॉक्टर मयंक शर्मा जी के पास। सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दांतों की जब बात आती है तो कोई भी व्यक्ति मुस्कुराता है तो वो जो दांत से जो चमक निकल कर आती है वो कहीं ना कहीं मन मोह लेती है, लेकिन
दांतों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो दांत ह्यूमन बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है? सर आमतौर पे यही देखा गया है कि दांतों की तरफ लोग कम ध्यान देते हैं। कहते हैं, हम हमेशा सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम भी लोगों को बताते हैं कि हर 6 महीने में जांच करानी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर जब तक दर्द नहीं हो जाएगा, जब तक बहुत परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल ही खाना बंद हो जाएगा, तभी दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं। मूलतः कारण यही है कि डरते हैं दर्द से, सुई लगा देंगे डॉक्टर साहब या कुछ दर्द कई काम करेंगे, दांत निकालना पड़ेगा, तो उसको अवॉइड करते रहते हैं। पर उसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है आपकी बॉडी पे। आप चबा नहीं पा रहे हो अगर, तो आपका खाना पूरा सबके अंदर नहीं जा रहा है, तो आपको डाइजेशन प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा, आपके आंतों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जी कि आपको प्रॉपर उसका न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जी आपको प्रॉपर टेस्ट नहीं मिल पाएगा। फिर आपका जो लुक है या जी। आपकी जो प्रेजेंटेशन, आपकी जो स्माइल है, जो आपकी निश्चित रूप से। पर्सनालिटी है, वो दब जाएगी। अगर आपके दांत अच्छे नहीं होंगे, आप खुल के मुस्कुरा नहीं पाएंगे, निश्चित रूप से। है ना। आगे के दांत तो चलो ठीक है, अगर आप अच्छे से मुंह खोल के बड़ा हंसते हैं तो पीछे के दांत भी दिखते हैं, तो वो खराब होंगे तो आप नहीं करेंगे। छोटा सा बच्चा होता है 5-6 साल का, उसका आगे का दांत टूट जाता है, तो वो मुस्कुराने में, बात करने में थोड़ा सा शर्माता है, घबराता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे दांत अच्छे नहीं दिख रहे। तो ये हम सबके साथ है, बड़ों के साथ भी है। तो दांत तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और नेग्लेक्टेड है थोड़ा हमारे इन्वायरमेंट में, तो उसके लिए ध्यान हमें देना चाहिए। तो दांतों पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। कैसे मंजन करना है, क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। दर्शकों, ये फोन इन लाइन कार्यक्रम है, आप जो है सीधे हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात कर सकते हैं, अपने जो सवाल हैं, जो आपके मन में जिज्ञासा है, उनके जवाब जान सकते हैं। तो आपको टेलीफोन नंबर्स टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे होंगे, मैं भी आपको बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा। 0755 ये भोपाल का कोड है, इसके अलावा 2660049 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। इसके साथ साथ टोल फ्री नंबर भी नोट कीजिएगा, 1800-233-0040। तो ये दर्शकों हमारा टोल फ्री नंबर है। और एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सागर से, सीधे उनके पास चलेंगे। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी सर, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है सर कि मेरा एक 4 साल का बच्चा है, वो चॉकलेट ज्यादा खाता है जी जिसकी वजह से उसके दांत, कुछ आगे के दांत काले काले से पड़ रहे हैं। उसको मैंने ट्रीटमेंट भी दिया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया किस प्रकार का ट्रीटमेंट करूँ, वो कैसे उसकी आदत छुड़ाऊं। जी सर, 4 साल का बच्चा है, दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, जवाब चाहते हैं कि चॉकलेट नहीं छूट रही, दांत खराब हो रहे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरा भी 4 साल का बच्चा है, उसकी भी चॉकलेट नहीं छूट रही है। जी जी पर चॉकलेट खाने से दांत खराब नहीं होते, ये बहुत कॉमन। हम सोचते हैं कि मीठा खाने से दांतों पे, नमकीन हो या मीठा हो, उतना ही बुरा प्रभाव डाल सकता है। जी सिर्फ कारण ये होता है दांत सड़ने का कि वो जो आपने खाया, चाहे चॉकलेट है चाहे नमकीन है, वो अगर दांतों पे चिपका रह गया जी तो वो नुकसान करेगा। चॉकलेट खाई और दांत साफ कर लिए हमने उसके बाद, तो कोई नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो हम जनरली अब ये तो बोल नहीं सकते कि बच्चे 5 बार दिन में चॉकलेट खा रहे हो तो 5 बार ब्रश करो, मंजन करें। जी तो ये तो निश्चित रूप पॉसिबल नहीं है। से। जी तो हम धीरे धीरे बच्चों को समझाएं, आदत डालें, या हम खुद भी अपने आप में आदत डालें कि मीठा खाना है या चिपचिपा खाना है, भली नमकीन है या चॉकलेट है, तो आप खाने के साथ खाओ, खाने के पहले खाओ। तो आप जब खाना खाते हो, हम जनरली हमारी डाइट है रोटी या चावल, फाइब्रस डाइट है, या सलाद खा रहे हैं, तो आपके दांतों पे वो चीज़ चिपकी नहीं रह जाएगी। आपने चॉकलेट खाई, चिपचिपी थी, कोई बात नहीं, पर आपने उसके ऊपर रोटी खा ली या चावल खा लिया या सलाद खा लिया, तो वो उसके साथ घुल मिल के अंदर चले गया या कुल्ला कर लिया। तो ये चीज़ बच्चे को बोलनी है कि ठीक है, आपको चॉकलेट खानी, जितनी भी खानी है बेटा, एक बार में खा लो, 5 बार मत खाओ। दिन में ये आपकी 5 चॉकलेट रखी है, इसको खाओ, उसके बाद खाना खा लो, उसके बाद ब्रश करके सो जाओ, जी है ना। और जो दांत सड़ते हैं बच्चों के रात में ब्रश नहीं करने के कारण, हमारे बच्चों के रात में ब्रश करके नहीं सोने के कारण ज़्यादा सड़न देखी जाती है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। निश्चित रूप से। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ जबलपुर से, अशोक जी। जी अशोक जी, सवाल पूछिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ जी। इसको दूसरा दांत है तो उसमें दूसरा दांत लगवाना है, तो क्या ये संभव है या उसको पूरा निकलवाना पड़ेगा? तो उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, कितने दिन दवाई खाना पड़ेगी या उसी समय जाके लग जाएगा? सर अशोक जी हैं जबलपुर से, जो सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि दांत में कैप लगवा सकते हैं कि नहीं, या पूरा रिमूव करा के नया दांत लगा। अशोक जी देखिए, अगर आपका दांत स्वस्थ है ना, उसका एक्सरे होता है, उसकी जांच होती है, अगर दांत आपका स्वस्थ है तो कैप लग जाता है, तुरंत भी लग जाता है, नहीं तो 24 से 36 घंटे के अंदर लग जाता है। अगर आपका दांत स्वस्थ नहीं है तो उसका इलाज हो जाता है, निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती है आजकल, उसका इलाज हो जाता है, वही दांत पे कैप लग के आपका दांत लंबा
चल सकता है। तो जल्दी से आप अपने नियरेस्ट जो भी डेंटिस्ट है उनको दिखाइए और 2-3 दिन मुश्किल से लगेंगे, आपका दांत ठीक हो पाएगा। तो ये हमने बात की दांतों की, और हम लगातार आपको दर्शकों बता रहे हैं ये फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है, और यहाँ पर सीधे आप जो है कॉल करके जुड़ सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान यहाँ पर इस कार्यक्रम के जरिए होता हुआ है। और प्रियंका जी भी एक कॉलर जुड़ गई हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। जी सर। जी सवाल सर पूछिए। मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं ठंडा गर्म खाती हूँ तो मेरे दांतों में पेन होता है, सेंसिटिविटी होती है जी तो उसका क्या इलाज है? सर फिर एक कॉलर जुड़ गए हैं, और प्रियंका जी थी हमारे साथ, कह रही ठंडा गर्म खाने से दांतों में परेशानी होती है, क्या उसका ट्रीटमेंट? प्रियंका जी, ये बहुत ही कॉमन है और ठंडों के समय तो बहुत ही कॉमन है। और मार्केट में बहुत सारे पेस्ट अवेलेबल हैं, उनको हमको बिना डेंटिस्ट के सुझाव के जी, नहीं यूज़ करना जी। चाहिए। उनका प्रभाव घातक भी हो सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। बहुत सारे कारण होते हैं दांतों में ठंडा गर्म लगने के, जिसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। हो सकता है कहीं सड़न हो सकता है आपके मसूड़े नीचे जा रहे हो, ठीक है, या आप घिस के ब्रश कर रहे हो, दांतों की कहीं परत लूज हो रही हो। जी जी। तो इन सब का ध्यान रख के आपको सूटेबल जो भी ट्रीटमेंट है वो आपका जो भी नज़दीकी डेंटिस्ट है वो आपको सलाह देगा, तो आप उसको फॉलो करिए। तो निश्चित उससे रूप आराम से मिलेगा। तो डेंटिस्ट के पास आपको जाना होगा, क्योंकि जब ये शुरुआत होती है थोड़े से होती है, और जहां जी, लापरवाही बिल्कुल हुई ये बड़ी एक समस्या बन जाती है। लौटूंगा सर आपके पास। तो दर्शकों, अब हम बात शास्त्रीय संगीत की भी करेंगे कि शास्त्रीय संगीत में किस तरीके से आप जो हैं अपना कैरियर भी बना सकते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत है क्या? क्योंकि शास्त्रीय संगीत के बारे में कहा जाता है शास्त्रों से निकला गया संगीत, लेकिन बेसिकली ये है क्या, और क्यों इसको सीखने के क्या लाभ हैं, और कैसे इसको सीखने से मन प्रसन्न हो जाता है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ ग्वालियर राजघराने के श्री राम मराठा और बनारस घराने के पंडित छन्नूलाल मिश्र से संगीत सीखने वाली प्रसिद्ध संगीत गायिका, शास्त्रीय संगीत गायिका सोनल पुरोहित जी हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। सोनल जी, सबसे पहले सवाल यही है कि यहाँ पर शास्त्रीय संगीत की बात आती है तो आदमी के मन में या व्यक्ति के मन में होता है कि एक बोरिंग सा संगीत होगा, लेकिन जो इसको गाता है और जो इसको फील करता है उसके लिए एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, और एक मन जो है प्रसन्नचित हो जाता है। तो सबसे पहले शास्त्रीय संगीत क्या है यही समझना चाहूँ। जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि शास्त्रीय संगीत सुनना आजकल लोगों को अच्छा नहीं लगता है। शास्त्रीय संगीत सुनना लोगों को जो लाइट म्यूज़िक आजकल जो चल रहा है, जो अभी इस दौर में कि पॉप हो गया या कुछ रिमिक्स बना दिया पुराने गानों को लेके, तो सामान्य सी बात है कि लोग आजकल का ही संगीत सुनेंगे और शास्त्रीय संगीत को क्या बोरिंग मानने लगे हैं लोग। बट लेकिन जो भी संगीत है वो शास्त्रीय संगीत से ही होता है। जब आप शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तभी आप आगे कुछ भी गा सकते हैं। जैसे आपको स्वर लगाना है या कोई ताल लगाना है या कोई गाना गाना है, सुगम संगीत हुआ या शास्त्रीय संगीत हुआ, ये सब आपको शास्त्रीय संगीत से ही मिल सकता है। सामवेद और यजुर्वेद जो होता है उसमें हमें माना जाता है कि जो शिव और शक्ति, जो शास्त्रीय संगीत जो है ना वो शिव और शक्ति से ही निकला है। जैसे मान के चले जो शिव तांडव होता है या ध्रुपद गायन होता है या हमारी ठुमरी होती है या मान के चलिए कि जो कजरी होती है, ये सब जो गाते हैं वो शास्त्रीय संगीत से ही निकलता है। और आजकल जो म्यूज़िक है उसमें हमको पता ही नहीं चलता है कि कोई सा भी गाना उठा के रिमिक्स कर दिया, उसमें अपना कुछ हिप हॉप जोड़ दिया, म्यूजिक जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया। शब्द भी ऐसे इस्तेमाल होते हैं कि कई बार जब हम वो गाना सुनते हैं लोगों को बीट्स पे मजा तो आता है, थिरकने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन बट उनको आनंद नहीं ये समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जी, तो मैं वही समझना चाह रहा था। शास्त्रीय संगीत में आपकी रुचि, क्योंकि उस दौर में जब सब हिप हॉप की तरफ जा रहे हैं, प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं, फिल्मों में गाने गा रहे हैं, तो उस दौर में शास्त्रीय संगीत में आपने कैसे आपकी शिक्षा ग्रहण की शुरुआत की? कैसे आपको लगा कि नहीं मुझे ये प्लेबैक सिंगिंग नहीं करना, पहले शास्त्रीय संगीत ही सीखना? मैं छोटी थी तो मैं गुरुजी के पास गई थी, मराठी जी के पास, तो उन्होंने मुझे वहीं से शुरुआत की मेरी कि शास्त्रीय संगीत ही बेटा पहले सीखो, स्वर का ज्ञान होना चाहिए। अगर स्वर का ज्ञान नहीं है तो आप कोई भी गाना नहीं गा सकते हो, स्वर लगाना आना चाहिए।
अब जिसको स्वर लगाना नहीं आएगा वो कुछ भी गाएगा। आजकल लोग गाते भी हैं, जो नहीं सीखते हैं वो भी गाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है, स्वर का, स्वर कैसे लगाना है, इसकी आरोह अवरोह क्या है, इसका राग क्या है जी। ये बिना समझे भी वो गाते हैं। लेकिन सबसे पहले शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। तो मैंने इसकी शुरुआत की और मैंने सबसे पहले शास्त्रीय संगीत सीखा और वो मुझे बेहद पसंद भी है। नहीं, बेहद पसंद है। एक आपसे आगे और समझूंगा आपके जीवन के बारे में कि कैसे आपने शास्त्रीय संगीत को सीखा फिर गाया। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए सीहोर से, रानी जी। बहुत बहुत स्वागत है रानी जी आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। जी सर। जी, सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि मुझे घर पे प्रैक्टिस करनी रहती है संगीत की, तो वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ? तो रानी जी का सवाल आया है सुनील जी आपके लिए कि घर पे प्रैक्टिस करना एक, मतलब हर गृहिणी, और आप भी गृहिणी हैं जी, और गृहिणी होने के साथ साथ संगीत में और शास्त्रीय गायन में बड़ा लंबा समय देना पड़ता है। घर पे कैसे रियाज करें? आपको घर पे रियाज करना है या आप शुरुआत से ही सीखना चाहते हो तो कुछ नहीं, आपको एक अपने कोई भी आपका फ़ोन हो या कुछ हो उस पर आपको तानपुरा सेट करना है। जो भी आपका स्वर हो आपको पहले स्वर पहचानना होगा कि आप मध्य से गा रहे हो कि मंद्र से गा रहे हो कि तार से गा रहे हो। ये भी आपको अपना चयन करना पड़ेगा, नहीं तो पता चले कि आप किसी भी स्वर से आप गाने लगे और आपकी आवाज़ ख़राब भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आप अपना स्वर देखिए कि आप किस स्वर से गा सकते हो। उसके बाद आप तानपुरा लगा के और आरोह अवरोह जैसे सारे गामा पाधा नीसा इसका रियाज करिए सबसे पहले। तो स्वर लगाना ज़रूरी है, तानपुरा भी लगाना है, और घर पर भी आपको जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ना, संसाधन काफ़ी हो गए, लेकिन जो बारीकियां हैं वो गुरु से ही मिलती है। और वो गुरु जो हैं सोनल जी को भी मिले थे पंडित छन्नूलाल मिश्र के रूप में, उनसे उन्होंने काफ़ी कुछ बारीकियां सीखी। लेकिन सोनल जी सवाल यही है, एक गृहिणी का कॉल भी आया, उन्होंने भी पूछा, आप भी एक गृहिणी है जी, तो घर को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना और उसके बाद संगीत को समय देना एक बड़ी चुनौती हो जाती है एक महिला के लिए। क्योंकि शास्त्रीय संगीत की बात करें तो शास्त्रीय संगीत में 6 से 7 घंटे का रियाज चाहिए और उसके बाद फैमिली मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज होता हो। जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको शौक़ होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो और जब आपको ये लगेगा कि नहीं मुझे इसमें ही करना है, मुझे आगे बढ़ना है जी, मुझे अपने संगीत को समय देना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको समय मिल सकता है और आप कर सकते हो। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि नहीं मुझे, कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे काम से मैं थक गई, तो आपका मन उसमें लगना चाहिए कि नहीं मेरे को ये करना है, तो आप कर सकते हो, आप उसमें समय दे सकते हो, रियाज कर सकते हो। निश्चित रूप से जिद और जुनून चाहिए तभी संगीत आएगा। तो संगीत के लिए सजग भी होना होगा और सनक भी होना चाहिए मन में। ये वो वाली सनक की बात नहीं कर रहा मैं, ये ऐसी सनक कि आपको भैया सीखना है, आपका पैशन है तो आपको गाना है, समय निकालना है। और कुछ ऐसा ही सोनल पुरोहित जी ने भी किया, तभी जाकर वो शास्त्रीय संगीत गायिका बन पाई। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, रोहित वर्मा जी जबलपुर से। बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। जी सर, मेरा सोनल मैम से मेरा सवाल है कि मुझे शास्त्रीय संगीत की शुरुआत करनी है तो मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? जी जी, आपको कुछ नहीं, आपके पास जो भी फ़ोन है या कुछ भी है, आप सा का रियाज करिए। सबसे पहले सा लगाना शुरू कीजिए। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा क्या बात। पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा को आप जितना ठहराओगे उतना वो स्वर आपका पक्का होगा। इसलिए आप सारे गामा का रियाज करिए सबसे पहले। मेरा थोड़ा सा गला ठीक नहीं है। नहीं, सर्दी का मौसम है लेकिन गला ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश तो की। हाँ, और यही मेरा कोशिश आपको करते रहना है, क्योंकि संगीत में सबसे पहले कोशिश से ही शुरुआत होती है। शुरुआत में आवाज़ खराब निकलेगी भी और आपको लगेगी भी, जी, लेकिन एक बार वो स्वर लग गया ना तो फिर आपकी वो ज़िंदगी बदल देगा। और वो कैसे बदलेगा इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, डॉक्टर मयंक जी। उनके पास चलेंगे, मयंक शर्मा जी। सर से समझेंगे। सर,
बच्चों की हमने बात की, लेकिन दांत एक का जो सड़न का जो मसला है वो सिर्फ बच्चों के साथ नहीं रहता, कई बड़ों के साथ भी रहता है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि दांत अगर एक बार खराब हो गए तो उसके बाद उनको सुधारा नहीं जा सकता। ये एक मिथक है क्या, या फिर दांतों को ठीक किया जा सकता है? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके दांत खराब हो रहे हैं लेकिन वो डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते कि वो 32 ही बदलवाना पड़ेगी, एक दिमाग में ये मेंटेलिटी फिट हो जाती है। लेकिन अब साइंस बढ़ गया है, कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं और क्या? सर बिल्कुल आपकी बात सही है, साइंस बहुत विस्तृत हो गया है, बहुत प्रोग्रेस कर गया है और दांत को हम बचा सकते हैं। 70% 80% केसेस में हम दांत बचा ही लेते हैं, जब तक बहुत ही ज़्यादा सड़ ना गया हो या बहुत ही ज़्यादा गल ना गया हो, दांतों को हम बचा सकते हैं। सड़न है अगर दांत में तो उसका इलाज हो जाता है, अगर सड़न नस तक पहुंची है, दांत के बीचों बीच पहुंची है, दर्द है, सूजन है, तो उसका भी इलाज होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत कॉमन है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आजकल तो हम सिंगल सिटिंग में कर देते हैं, पहले 4-5 बार बुलाया जाता था, आजकल तो एक बार में भी हो जाता है। तो इलाज संभव है, आपको जाना पड़ता है। हम अगर डरते रहें कि इंजेक्शन लगेगा, सुई लगेगा या दांत निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आजकल पेनलेस ट्रीटमेंट है, बहुत बारीक सी कभी सुई लगती है जो आपको पता भी नहीं लगती, या लाफिंग गैस के अंदर ट्रीटमेंट हो जाता है, आपको बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं होता और सारा ट्रीटमेंट हो जाता है। पर जाना चाहिए, ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि दांत निकाल दिया जाएगा या 32 ही बदल जाएगी। आजकल बचा सकते हैं, बहुत ही एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल हैं। सड़ा हुआ दांत, इन्फेक्शन है, सूजन है, उसको भी इलाज करके दांतों को बचाया जा सकता है। निश्चित रूप से तो आपके दांतों को बचाया जा सकता है, लेकिन आपको समय पर जो है ट्रीटमेंट कराने के लिए पहुंचना होगा। और एक और कॉलर जुड़ गए मेरे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। HK टॉक साहब, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ दांत में कीड़ा लगने के क्या कारण है और उसके उपाय क्या हैं? सर, कीड़ा लगने का क्या कारण है, मैं भी उसी पे आ रहा था। दर्शक का सवाल है टॉक साहब का कि दांत में कीड़ा लगने का क्या कारण है सर? बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि दांत में कीड़ा या दांत में सड़न जिसको हम बोलते हैं, तो बेसिकली उसके लिए अगर हम डिटेल में समझें तो 4 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमारा दांत नहीं हो तो सड़न किस में लगेगी। एक बैक्टीरिया हम सबके मुंह में है, चाहे दांत में सड़न है या नहीं है, हमारे सबके मुंह में बैक्टीरिया है। निश्चित रूप से। ठीक है। तीसरा, खाना जो हम खाते हैं, चाहे वो मीठा हो चाहे वो नमकीन हो। मीठा थोड़ा जल्दी सड़न पैदा करेगा, नमकीन थोड़ा देर से करेगा। कुछ भी हम खा रहे हैं, जनरली चिपचिपा पदार्थ जो भी हम खाते हैं जो दांतों पे चिपक जाए, ऐसा, ये तीसरी चीज़। और चौथा होता है टाइम। हम समझते नहीं टाइम से क्या होगा, पर टाइम का मतलब ये है कि अगर दांतों में आपने कुछ भी खाया, हम सब खा रहे हैं, बैक्टीरिया मौजूद है, दांत मौजूद है, 3 चीज़ तो हैं। अगर हम टाइम कंट्रोल कर लें तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। आपके दांत में जो भी आपने खाया, अगर आपके दांत में वो चिपका रह गया जी, तो वो वहाँ पे सड़न पैदा करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया भी है आपके मुंह में, आपके पास दांत भी है, ठीक है। तो वो वहाँ पे रह गया तो वो सड़न पैदा करेगा। तो हम ब्रश करते हैं, जनरली हम एडवाइस करते हैं कि 2 बार ब्रश किया जाए। 90% जनता नहीं करती, पर करना चाहिए। रात में ब्रश करके सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब रात में सोते हो तो आप ना बोलते हो, आपका मुंह शांत रहता है, आपका मुंह हिलता नहीं, आपकी जीभ हिलती नहीं है, तो सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता, थूक प्रोड्यूस नहीं होती, तो वो वहाँ पे अगर दांत सड़न पैदा करने का मौका मिल जाता है बैक्टीरिया को। निश्चित रूप से सर एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के दांत आजकल हम देख रहे हैं कि जो दूध के दांत हम जिसको कहते थे, वो कई बार गिरने लगते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते, जो अभिभावक होते हैं वो मान लेते हैं कि हाँ नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन वो नॉर्मल प्रोसेस नहीं रहती। कई बार वो परेशानी का सबब भी हो जाता है, या तो फिर ब्लैक हो जाते हैं टीथ उम्र के पहले ही। मतलब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, उनके ब्लैक हो गए टीथ और पूरे टीथ जो हैं काले काले गिरने लगे। वो क्या परेशानी है, वो बीमारी है या कमज़ोरी है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। अगर हम स्टडीज़ की माने तो इंडिया में 2017 में जो स्टडी हुई है, 2019 में जिसके रिजल्ट्स आए थे, जी उनका उसके हिसाब से हर दूसरे बच्चे को ये दांत गलने की या दांत काले होने की जो आप कह रहे हैं वो समस्या है, जिसको हम लोग कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज, ECC के नाम से बोलते हैं। जी। तो ये एक एपिडेमिक के हिसाब से चल रही है और WHO बहुत कोशिश कर रहा है इसको कंट्रोल करने की। तो उसमें अभिभावकों का और हमारा बहुत अच्छा रोल है। हमको ये ध्यान देना है कि अगर बच्चों के दांत उम्र से पहले, मतलब आगे के दांत की हम बात करें तो 7 से 8 साल की उम्र में गिरने चाहिए, पीछे की दांत की बात करें तो 10 से 12 साल की उम्र में गिरने चाहिए। उससे पहले अगर गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, सूजन आ रही है, तो ये एक चिंता का विषय है। ना केवल आपके बच्चों की खूबसूरती, उनका कॉन्फिडेंस, बल्कि उनके खाना खाने की क्षमता उसको कम करेगा। पेरेंट्स को समझ में नहीं आता, बच्चा छोटा सा होता है, वो दुबला पतला है, ये तो खाता है, ये तो हम देते हैं, खाता नहीं, उसके दांत में दर्द हो रहा है, कैसे खाएगा? तो कोई बात नहीं सर, वो तो दूध के दांत हैं, वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको 10 से 12 साल की उम्र तक वो दांतों को मेंटेन करना है ताकि बच्चा खा चबा पाए।
प्लस अगर वो समय से पहले सड़ गया या गिर गया तो नीचे से जो परमानेंट दांत या जो पक्का दांत आ रहा है, जो पक्की दाढ़ आ रही है, वो अपनी जगह पे नहीं आएगी, क्योंकि उसको रास्ता दिखाने वाला टूथ का दांत ही है। निश्चित तो रूप से। इनको संभालना और इनका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। पुराने लोग जो हैं, या मेरे पापा मम्मी के समय का कह लें या मेरे जी बड़े भाइयों के समय कह लें, हाँ। खान पान ऐसा नहीं था। निश्चित रूप इतनी से। चॉकलेट्स, इतनी च्युइंगम्स, इतनी चिपचिपी चीज़ें, इतने नमकीन, कुरकुरे, क्रैक्स, चिप्स, ये हम लोग नहीं खाते थे, तो हमारे निश्चित दांत रूप नहीं से। सड़ते थे। तो हमारे पेरेंट्स तो ये बोलेंगे, अरे दूध के दांत तो रिप्लेस हो जाते हैं, सड़ते थोड़ी हैं, सड़ भी रहे हैं तो निकाल दो। पर आजकल वैसा नहीं है। आज के बच्चे तो जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो दांत निश्चित सड़ रूप रहे से हैं। तो खान इसका पान का इलाज एक बड़ा असर हुआ है। और यहाँ पर ये ध्यान भी देना होगा दर्शकों कि जो बात डॉक्टर साहब ने कही है कि काले दांत अगर छोटे बच्चों के हो रहे हैं तो यहाँ पर लापरवाही नहीं करना, सीधे डेंटिस्ट के पास पहुंचना है। और हमारे साथ एक राजगढ़ से कॉलर जुड़ गई है, खुशी व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए खुशी जी। जी सर, मेरा सवाल सोना मैम से था। मैम, शास्त्रीय संगीत मुझे काफी पसंद है, हॉबी भी रहा है मेरी, और मैं चाहती हूँ कि मैं शास्त्रीय संगीत सीखूं। लेकिन क्योंकि हमारी शुरुआती जो कोशिश होती है वो काफी अच्छी रहती नहीं है, तो डिमोटिवेट हम हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? डिमोटिवेट हो जाते हैं। जी जी। हाँ, ये बात तो सही है कि घर में रहते रहते हम जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बाकी की चीज़ें में, सारी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, तो संगीत को टाइम नहीं दे पाते। और टाइम नहीं देते हैं तो वो धीरे धीरे हमसे छूटता जाता है। और फिर जब हम उसको गाने की कोशिश करते हैं, कोई भी सॉन्ग या कुछ भी, तो वो हमारी प्रैक्टिस छूट जाती है, तो हम गा नहीं पाते हैं। तो जिससे हम सोचते हैं कि नहीं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, या मैं नहीं गा सकती। बट ऐसा सोचना नहीं है। आप शुरुआत कीजिए, फिर से शुरुआत कीजिए, और एक अपने अंदर लगन जो होती है कि नहीं, मैं इसको कर सकती हूँ। और अपना क्लासिकल म्यूज़िक को ज़्यादा समय दीजिए। आजकल क्या है, लोग गाना, सुगम संगीत को ज़्यादा गा रहे हैं, फिल्मी संगीत ज़्यादा गा रहे हैं। उससे क्या है, हमारा स्वर भी डगमगाता है, इधर उधर जाता है, जिससे हम डीमोटिवेट होते जी। हैं और अंत में सोचते हैं कि नहीं गा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, जी। आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए और अपना मन लगा के प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो कहते भी हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर अगर शास्त्रीय संगीत आपको सीखना है तो आपको रियाज तो करता रहना पड़ेगा, और लंबे जी। संघर्ष के बाद आपको जीत भी मिलेगी। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, विजय नायडू जी, बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका। मैम, मेरा सोनल मैम से एक क्वेश्चन है कि जी। मेरी बेटी है 7 साल की, तो क्या उसको अपन पहले क्लासिकल सिंगर की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी या पहले बेसिक सिखाना पड़ेगा? कैसे उस बच्चे को अपन ट्रेन कर सकते हैं? देखिए, ये एक बड़ा रोचक कॉल आया सोनल जी कि कैसे उनकी 7 साल की बिटिया है विजय जी हाँ की, जी। वो सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे वो अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं, शास्त्रीय संगीत की तरफ डालें या सुगम संगीत की तरफ, कैसे प्रैक्टिस कराएं? आप शास्त्रीय संगीत की तरफ डालिए उसे, क्योंकि वो तो और अच्छी बात है कि इतना छोटा बच्चा जब शुरू करेगा सीखना और क्लासिकल सीखेगा तो वो अपने आप ही सुगम संगीत गाने लगेगा। उसके लिए आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जब शास्त्रीय संगीत सीखेगा तो अपने आप फिल्मी संगीत और सुगम संगीत, गज़ल हुआ, भजन हुआ, सब गाने लगेगा वो। आप उसको पहले क्लासिकल सिखाइए। नहीं सिखाइए तो आपने कहा, लेकिन आप मतलब सौभाग्यशाली भी थी कि आप श्री राम मराठा जैसे गुरु के पास आप पहुंची, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के पास आप पहुंची। लेकिन एक समस्या आपको नहीं लगता कि शास्त्रीय संगीत जो सीखने वाले बच्चे हैं उनको जो उचित गुरु का जो सिलेक्शन करना होता है वो भी एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जी। बतौर कैरियर नजर नहीं आता, लेकिन अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। एक मैथिली, एक हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है, शास्त्रीय संगीत से आई और आज पूरा देश उनको जान रहा है। तो आपको नहीं लगता कि गुरु का सिलेक्शन करना भी एक चुनौती होता है और पेरेंट्स के सामने भी रहता है कि नहीं यार, शास्त्रीय संगीत सीख लिया लेकिन कैरियर का क्या होगा? हाँ, आप सही बोल रहे हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है कि आजकल बच्चों को सोचते हैं कि ये स्कूल में ही सीख के आएगा, या स्कूल में जो गुरु सिखा रहे हैं। जी जी। कई लोग बोलते भी है कि मेरा बच्चा तो स्कूल में ही सीख रहा है, जी, या जी। लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो क्या सीख रहा है, कौन से गुरु सिखा रहे हैं उसको। आजकल मैंने देखा भी है, कई लोग गुरु भी बन जा रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। जी। लेकिन ये बात आपने सही कहा कि आपको सोच समझ के कोई अच्छे गुरु से अपने बच्चे को सिखवाना चाहिए।
तो अच्छे गुरु की भी ज़रूरत है, क्योंकि बारीकियां अगर संगीत की आप एक बार सीख गए तो आपको फिर कैरियर के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि संगीत वो विधा है। और आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। लोगों को लगता है कि शास्त्रीय संगीत हमने सीखा उसके बाद हमारा क्या होगा, लेकिन शास्त्रीय संगीत आप गाते हैं, आप बेहतर परफॉर्म करते हैं तो सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए आप खुद भी अपनी पहुंच बड़े रूप में जो है संगीतकारों तक पहुंचा सकते हैं। और उसका मैम भी एक बड़ा उदाहरण है। मैम ने बहुत संघर्ष किया, उसके बारे में भी हम जानेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश जी। सवाल पूछिए राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। डॉक्टर माहिर से बात कर सकते हैं? जी जी, पूछिए, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो मेरा नीचे वाला जबड़ा है राइट साइड में, वहाँ पे बीच बीच में काफी तेज पेन आता है, जबकि मैं सुबह और शाम दोनों, रात को सोने से पहले जो है बराबर ब्रश करता हूँ और जो भी फंसा हुआ है वो सब निकाल लेता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी नीचे वाले दांतों में राइट साइड में जो है काफी पेन, कभी कभी बहुत तेज पेन आता है। उसका क्या इलाज है? डॉक्टर साहब, सीधे आपसे सवाल है कि क्या इलाज है? नीचे के जबड़े में परेशानी हो रही है, ठीक से सफाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पेन रहता है। सर बहुत लोग ये बोलते भी हैं, जैसे मैंने ही बोला कि आप सुबह शाम ब्रश के लिए ब्रश भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर नहीं खाना फंसना बंद हो रहा है, या कहीं फंस गया तो वो नहीं निकल पा रहा है, या सड़न हो रही है, या दर्द हो रहा है, या सड़न हो जाती है, उसके बाद हमें दिखाने आते हैं, बोलते हैं मैं तो 2 बार ब्रश करता हूँ फिर भी। तो कभी कभार दांतों की पोजीशन ऐसी आड़ी टेढ़ी रहती है, इसके कारण मसूड़ा थोड़ा नीचे चले जाता है, जिसके कारण दांतों में खाना ज़्यादा फंसने लगता है, अंदर तक कहीं फंसा होता है जहाँ हमारे ब्रश की पहुँच नहीं होती। तो उसके लिए अगर आपको बार बार पेन आ रहा है तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसका एक्सरे कराइए, उसकी जांच कराइए। हो सकता है सिर्फ सफाई से चला जाए, हो सकता है किसी कोई आपके मसूड़े में दिक्कत आ रही हो वो वहीं के वहीं सही हो जाए, या अगर आपके दांत में कहीं सड़न लग रही है ऐसी जगह जो आप नहीं देख पा रहे हैं तो एक्सरे में देख के उसको टाइम पे सही किया जाए ताकि आपका दांत बच जाए। सर एक चीज़ और समझना चाह रहा था, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि लोग अवेयर तो हुए हैं, 2 टाइम मंजन भी करना, लेकिन परेशानी आ रही। हम देखते थे कि ब्रश सिलेक्शन को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, बहुत सारे मिथक हैं कि ये ब्रश यूज़ करेंगे बहुत अच्छा, एड्स भी बहुत आ रहे हैं। लेकिन पहले तो सिर्फ वो दातून चलती थी सर, जो पेड़ से तोड़ी और शुरुआत कर दी, वो दांत साफ। सर आज भी अगर हम वो दातून यूज़ करें तो काफ़ी इफेक्टिव है, अगर प्रॉपर दातून आप यूज़ करें और उसको प्रॉपर टाइम तक करें। पर इतना टाइम आजकल किसी के पास है नहीं कि 5 मिनट तक उसको चबाते रहें और उसको हर तरफ से चबाएं जी। तो ब्रश के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रश बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, कोई सी भी कंपनी के लीजिए, बहुत मार्केट में अवेलेबल है। हार्ड नहीं होना चाहिए, आपको बहुत जोर लगा के ब्रश नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना कि मेरे दांत जोर लगाने से ब्रश करने से साफ हो जाएंगे, चमक जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जितना जोर लगाएंगे, जितने दांतों की सबसे ऊपरी परत होती है एनामल, वही सफ़ेद होती है, उसके नीचे जो परत होती है डेंटिन, वो थोड़ी सी पीली होती है निश्चित रूप से। तो अगर आप उसको जोर से ब्रश करेंगे तो इनामल घिस जाएगी, तो दांत आपके और पीले होते जाएंगे। तो जोर नहीं लगाना है, 2 से 3 मिनट तक नॉर्मल गोल गोल तरीके से ब्रश करें, ठीक है, घिसना नहीं है ऐसे। और सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करें, पतली ब्रिसल्स वाला सॉफ्ट ब्रश को, और 1 से 2 महीने में अपना ब्रश चेंज कर लें। जब आपके ब्रिसल्स जो होते हैं ब्रश के वो फैलने लगते हैं, ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि अब इसको चेंज करने का वक्त आ गया है, तो 1.5 से 2 महीने में उसको चेंज करें, 2 बार। तो ये बड़ी बात दर्शकों डॉक्टर साहब ने बताई है कि ब्रश को कितने समय इस्तेमाल करना है, क्योंकि भारत में कहा जाता है इस बात को कि जब तक ब्रश पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता जब तक उसका उपयोग करेंगे, लेकिन उसका उपयोग आप करें, इसमें मनाही नहीं है, लेकिन दांतों पर नहीं करना है। जैसे ही और एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ गई हैं, ईशा अहमद जी भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है ईशा जी, सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर, मेरा सवाल सोनल जी से है। जी सोनल जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक बहुत खूबसूरत संगीत जो सूफी संगीत पहले हम सुना करते थे, और जिस तरह से दुनिया धीरे धीरे ट्रांसफर होती जा रही है सूफी संगीत या फिर स्लो म्यूजिक से रॉक म्यूजिक या फिर रैप म्यूजिक की तरफ, तो ऐसा नहीं लगता आपको ये धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है और इसकी जो खूबसूरती है वो अगर खत्म हो जाएगी, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए? शास्त्रीय संगीत के लिए बोल रहे हैं? जी जी, शास्त्रीय संगीत और सूफी संगीत का सवाल है कि जो पहले खूब सुना जाता था, हाँ। और मध्य प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो ग्वालियर में और कई अनेक जगहों पर इसके आयोजन होते थे। आपको नहीं लग रहा कि ये विलुप्त हो रहा है? इसके क्या कारण है, वो ये जानना चाह रहे हैं। इसके कारण तो यही है कि आजकल जो संगीत है लोग बाग वही सुनना चाहते हैं। सूफी संगीत कोई भी जैसे प्रोग्राम में जाओ तो बहुत कम लोग गाते हैं आजकल, और क्लासिकल भी बहुत कम लोग ही गा रहे हैं। कुछ लोग गा भी रहे तो सुनने वाला कोई नहीं है, तो वो सोचते हैं कि क्या, तो इसीलिए ये सब थोड़ा सा
कम इसीलिए होता जा ये रहा है। सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक मौका है जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं, क्योंकि सोनल जी आप तो गाती भी हैं जी। और कई लोगों को मोटिवेट भी करती हैं, कई बच्चों को आप सिखाती भी हैं, जो आपके पास आना चाहते हैं उनको सिखाती भी हैं। तो मैं यही समझना चाह रहा था कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं तो उसमें अगर हम बात करें तो शास्त्रीय संगीत को लेकर भी मिथा के सारे गामा पा गा लिया तो हमें शास्त्रीय संगीत आ गया, जी। तो ऐसा है क्या, या भारत में कितने प्रकार के शास्त्रीय संगीत है? क्योंकि कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत के कई प्रकार। भारत में सिर्फ 2 प्रकार के शास्त्रीय संगीत हैं, एक भारत शास्त्रीय संगीत और कर्नाटका जी वहाँ पे। जी तो ये 2 संगीत माने जाते हैं भारत में। जी कर्नाटक में क्या है, जो स्वर लगाने की पद्धति होती है वो स्वर के ऊपर जो नाद स्वर होता है, फिर नाद स्वर के नीचे जो कर्णट स्वर होता है, तो वो कर्नाटका संगीत हो जाता है। और जो अपना जो शास्त्रीय संगीत इंडियन संगीत है उसमें सीधा सीधा स्वर लगाया जाता है, सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, आरो अबरो एक जैसा होता है। और कर्नाटका संगीत में ये 2 चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं जी। इसलिए हमारे भारत में 2 संगीत होते हैं, 2 प्रकार के संगीत। तो 2 प्रकार के संगीत हैं, लेकिन ताल भी होते हैं, क्योंकि बिना ताल के शास्त्रीय संगीत अधूरा है। और कहा जाता है कि जब ताल और स्वर का मेल हो जाता है तो वो संगीत बन जाता है, सुनने योग्य हो जाता है और मन प्रसन्न कर देता है। तो ताल में कितना महत्वपूर्ण रोल है ताल का, अगर हम बात करें शास्त्रीय संगीत? ताल का तो बहुत ज़्यादा उसमें सहयोग होता है कि अगर हम कोई भी क्लासिकल ठुमरी या कोई भी क्लासिकल भजन या गज़ल या कोई बंदिश गा रहे हैं तो उसमें ताल लगना ज़रूरी है, क्योंकि ताल से हमें उस प्रक्रिया का पता चलता है और उसमें कौन सा ताल लगेगा, कहरवा लगेगा, दादरा लगेगा, एक ताल या 3 ताल, इसके अकॉर्डिंग ही हम उस स्वर को संजोते हैं उस राग में। जी जी जी। तो संगीत एक साधना है, इसको सजो कर भी रखना पड़ता है, इसको समझना भी पड़ता है। और जिस तरीके से हम एक पेड़ लगाते हैं ना, और पेड़ लगाने के बाद बूंद बूंद पानी रोज देंगे जब जाके वो वृक्ष बनता है, तो वैसे ही संगीत अगर आप सीख रहे हैं तो रोज रियाज भी करना होगा, उसका भरण पोषण, मतलब उसको महसूस करना होगा। और जब आप उसको महसूस करना शुरू कर देंगे ना, उसकी साधना शुरू कर देंगे, तो वो भी आपके लिए आगे आकर आएगा। और वो जब आता है ना तो फिर आनंद आ जाता है। और एक कॉलर भी हमारे साथ आनंद जुड़ गए हैं भोपाल से, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो जी, सवाल पूछिए आनंद जी। हाँ डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाह रहा था कि दांतों में हमारे जो टुकड़े निकल जाते हैं जी, उनका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है? सर ये एक महत्वपूर्ण समस्या है, कई लोगों में पाई जाती है कि टुकड़े हो गए दांत के, आधा कट के दांत गिर जाता है, कई बार अंदर से कमजोर हो जाता है या होल हो जाता है। तो ये क्या परेशानी और इसका क्या ट्रीटमेंट है? सर जो हम समझते हैं, हम पेशेंट सोचते हैं कि दांत का टुकड़ा गिर गया जी, तो ऐसा दांत अपने आप नहीं टूटता अनलेस चोट लग जाए दांत में। दांत का जो एनामेल है हमारी हड्डी से भी स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी है, तो वो ऐसे नहीं टूटता। या तो अंदर उसके सड़न है जो आपको दिख नहीं रही है, साइड से 2 दांत के बीच से सड़न लग गई या मसूड़े के नीचे से सड़न लग गई, उसके अंदर से दांत भुर गया या दांत अंदर से कमजोर हो गया, तो वो ऊपर से टूट जाएगा, तो वो टुकड़े निकल जाएंगे। या आपके दांत में कैलकुलस फंस रहा है या दांत में कचरा जम रहा है, जिसको पायरिया जनरली लोग आम भाषा में कहते हैं, उसका टुकड़ा कभी निकला, वो भी जनरली सफेद या पीला सा होता है, तो हमको लगता है कि वो दांत का टुकड़ा है, तो उसको आप हल्के में ना लें, उसको तुरंत डॉक्टर से सलाह लें इसकी। अगर दांत भुर रहा है, दांत अंदर सड़ा हुआ है या चोट के कारण टूट गया है या कैलकुलस जमा है, सबका इलाज अवेलेबल है, हर चीज़ ट्रीटेबल है और पेनलेस है आजकल। सर पेनलेस की बात तो हो गई, लेकिन एक बात मुझे भी पता है, शायद दर्शकों को भी पता होगी, कि लाफिंग गैस के जरिए अब ट्रीटमेंट हो रहा है जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं उनको। वो तो ये क्या लाफिंग गैस का ट्रीटमेंट है? क्योंकि राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो आप ही इस पद्धति को लेकर आए थे, तो ये कौन सी पद्धति है? और लाफिंग गैस से क्या दांत स्वस्थ हो जाते हैं या मुस्कान आ जाती है क्या सर ये लाफिंग गैस? सर जो हम आमतौर सब जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं जी, तो उसके अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं। 2018 में उसकी मशीन सबसे पहले मैं भोपाल में लाया था, हैदराबाद से मैंने ट्रेनिंग ली थी 2013 में उस चीज़ की, फिर दिल्ली में प्रैक्टिस करता था, फिर मैं भोपाल लेके आया था उसको। तो बहुत सिंपल सा एक इक्विपमेंट है, उसमें गैस का एक मास्क नाक पे लगा देते हैं, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन आता है। तो पर्यावरण में हम 20% ऑक्सीजन पे सांस लेके जिंदा हैं, हम उसमें आपको
मिनिमम 80% ऑक्सीजन देते हैं, 100 से 80%, तो वो बहुत सेफ है। जी। लोग समझते हैं कि कुछ सिडेशन है तो कुछ बेहोशी करेंगे, कुछ नहीं, बहुत सेफ है। उससे नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपको दिया जाता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। जी। तो हमारी जो मूलतः परेशानी है डेंटिस्ट के पास जाने की, हम एंग्जाइटी एंग्शियस हो जाते हैं, डर जाते हैं, वो चीज़ वहाँ खत्म हो जाती है। आपका डर एंग्शियसनेस खत्म हो जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हो, बिल्कुल आपका माइंड काम हो जाता है। उसके बाद आपकी पेन की थ्रेशोल्ड कम हो जाती है, आपको दर्द होना बहुत ही मामूली हो जाता है। उसके बाद छोटा सा इंजेक्शन भी अगर दिया जाएगा तो आपको नहीं पता नहीं लगेगा। सर, ये तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन बच्चों के लिए बड़ी चुनौती होगी ना, क्योंकि बच्चों को तो बाल कटवाने जाए तो बैठाना मुश्किल होता है, तो डेंटिस्ट की कुर्सी पर बैठाना बड़ी बात है। तो फिर ऊपर से लाफिंग ट्रीटमेंट हो गया, तो फिर तो बच्चा और हंसेगा, तो फिर कैसे ट्रीट करोगे? होता है सर, बहुत बार होता है कि बच्चा हंसता है, खुशमिजाज रहता है, तो हमको ट्रीटमेंट करने में उल्टा आसानी होती है जी। पर ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल ही रो रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, जिनको आप चेयर पे बिठा ही नहीं सकती, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड देने के लिए आपको चेयर पे बिठाना पड़ेगा और मास्क लगाना पड़ेगा, और बच्चे उससे 5 मिनट सांस लेगा तो असर आएगा। जी। तो ऐसे केसेस में हम फिर जनरल एनेस्थीसिया में हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट करते हैं, ज़रूरत होती है। पर बिना उसके भी काफ़ी बच्चे टैकल हो जाते हैं, प्यार से मना के 1-2 बार में कर लेते हैं। सर, चॉकलेट की बात भी आपने कही। चॉकलेट अब बड़े को भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, ज़माना ही चॉकलेट का है, जंक फूड का है। तो इससे भी समझना चाह रहा हूँ सर कि बच्चे चॉकलेट्स के साथ साथ हम देखते हैं कई बच्चों में कॉमन समस्या है, दांत से जो है नाखून खाएंगे या पूरा अंगूठा चूसेंगे, कई बच्चों में प्रॉब्लम रहती है। और इसके कारण भी क्या दांत टेढ़े हो जाते हैं या कोई परेशानी है? बिल्कुल सर, अगर बच्चा अंगूठा चूस रहा है या उंगली चूस रहा है, ठीक है, या दांतों से कुछ चबा रहा है, उसके हिसाब से जब बच्चे की बनावट होती है, तालू की बोलें या फेस की बोलें या मसल्स की बोलें या दांतों की बोलें, तो उनमें चेंज आता है। उसके कारण किसी के दांत बाहर आ गए, किसी का ये नीचे वाला जो जॉ है, नीचे का जो जबड़ा है वो पीछे चले गया। तो अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, घर में माँ बाप देखते हैं यार अंगूठा चूसा चूसने तो कोई बात नहीं, अगर 2 साल 3 साल की उम्र से ऊपर भी वो अपनी हैबिट को कंटिन्यू कर रहा है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाओ। लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन डेंटिस्ट इसका इलाज करता है, हमारे पास इसका इलाज है। हमारे पास उसको समझा के, मना के, या ऐसे अप्लाइंसेज जो बच्चे के मुंह में लगा देते हैं, तो वो बच्चा उस हैबिट को धीरे धीरे छोड़ देता है। और अगर हैबिट करते करते उसके दांतों में कुछ चेंजेस आ गए, तो डेवलपिंग एज में अगर बच्चा है, 9-10 साल 11 साल के पहले है, जनरली हम ये सोचते हैं कि 10-11 साल के बाद ब्रेसेस लगेंगे, वो एक अलग ट्रीटमेंट है। पर अगर उसके डेवलपिंग हैबिट्स के कारण कुछ दांतों की बनावट या फेस की बनावट ठीक नहीं जा रही है, तो उसको 9-10 साल के पहले ही करेक्ट किया जा सकता है। नहीं तो सर, वो ब्रेसेस लगाने की सही उम्र कौन सी? क्योंकि इसमें भी एक कई बार चीज़ें रहती हैं कि कोई कहता है 12 साल के बाद ही लगेंगे, नहीं तो बच्चे बोले उसमें खाना फंसा लेंगे, दांत और सड़ने लगेंगे। और कुछ डेंटिस्ट कहते हैं कि नहीं 5 साल में लगा लो, 10 साल में खोल देंगे। तो सर बेसिकली यही मिथक हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं कि फिर समझ में नहीं आता कि अभिभावकों को करें क्या, तो एक्चुअल में क्या करना चाहिए? सर देखिए, केस पे डिपेंड करता है। अगर हम शुरू से अगर बच्चे की बनावट किसी आदत के कारण या दांत के टेढ़े मेढ़े होने के कारण, या दूध के दांत बहुत सड़े हुए थे उनका इलाज नहीं करा पाए किसी वजह से, और फिर दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, उसका इलाज हम 5 से 10 साल की उम्र में अच्छे से कर सकते हैं। 10 से 12 साल की उम्र में कई बार अप्लायंस लगाना पड़ता है, ब्रेसेस को कम समय के लिए लगाना पड़ता है, तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर वो सब भी हो चुका है और फिर उसके बाद अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं, तो 12-13 साल एक आइडियल उम्र होती है ब्रेसेस लगाने की। और ये भी नहीं होता, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं 30-35 साल की उम्र में कि हम बचपन में नहीं लगवा पाए या कुछ कंस्ट्रेंट्स थे हमारे, तो हम 45 साल की उम्र में भी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसका फायदा मिलता है? बिल्कुल फायदा मिलता है। तो दर्शकों, ये बड़ी बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि उम्र कोई भी हो, लेकिन अगर दांतों की परेशानी आपको है, तो आज जो है साइंस ने बहुत तेज़ी के साथ तरक्की की है। बस आपको सीधे थोड़ा सा कष्ट करना होगा, डॉक्टर के पास पहुंचना होगा और फिर दांत का इलाज कराना होगा, तो आप ना सिर्फ मुस्कुरा पाएंगे, बल्कि जो आपके दांतों में दर्द है उससे भी आपको निजात मिलेगी। और हम मुस्कुराहट की बात आई तो संगीत से भी मन प्रसन्न हो जाता है, तो संगीत की साधना की भी चर्चा हम कर रहे हैं। सोनल पुरोहित जी मेरे साथ है, जो है ये राष्ट्रीय गायिका है एक तरीके से, क्योंकि पूरे राष्ट्र को लेकर, संगीत को जोड़ने के लेकर भी ये काम करती हैं, अलग अलग विधा में गाती हैं। और सोनल जी, एक चीज मैंने देखी भी और आपके बारे में सुनी भी है जी, कि आप अलग अलग विधा के गाने भी गाती हैं। तो जो आपका हम चर्चा भी कर रहे थे कि जब संगीत की आपने शुरुआत की जी, तो आप फिल्मी गाने भी गा लेती हैं, शास्त्रीय संगीत भी गा लेती हैं, शिव तांडव भी गा लेती हैं। तो क्या शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद क्या बहुआयामी हो जाता है संगीतकार? हाँ बिल्कुल हो जाता है जी। वो हर प्रकार का गाना गा सकता है, ठुमरी, गज़ल, भजन, फिल्मी संगीत या सुगम संगीत, या तांडव जो आपने बोला, जी जी, सभी प्रकार का गा सकता है जी। जैसे मैं आपको बताती हूँ जी।
एक प्रस्तुति भी यहाँ पर मैम देंगी, उनसे भी समझेंगे जी। कि कैसे तानपुरे के जरिए, देखिए जी, क्या बात है। शास्त्रीय संगीत का प्रकार है जी। और अगर आपने ऐसे रियाज किया तो आप कोई भी फिल्मी संगीत, गज़ल, भजन, ठुमरी या दादरा, खमाज कुछ भी आप गा सकते हो। तो सबसे पहले आपको सा का रियाज करना चाहिए, क्लासिकल म्यूज़िक का रियाज करना चाहिए और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, आपने कहा साधना लगातार करना पड़ेगी, लेकिन जो व्यक्ति संगीत सीख रहा है, क्योंकि हम कार्यक्रम की अंतिम बेला में सोनल जी, तो मैं आपसे समझना यही चाह रहा था कि जो आप कहना चाह रही हैं कि हमारे जो युवा हैं वो अगर शास्त्रीय संगीत में आना चाहते हैं तो उनको किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होगा और उसके बाद कैसे अपनी संगीत का सफ़र, क्योंकि आपने इतनी साधना की जब जाकर आप इस मंच तक पहुंच पाई हैं, तो साधना का कितना रोल है, शिक्षा का कितना रोल है और कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं? सबसे ज़्यादा जो रोल है वो प्रैक्टिस का है, रियाज का है। आप कुछ भी सीखते हैं या आप कुछ भी सुनते हैं तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसको खुद से गा के नहीं देखोगे, तब तक वो चीज़ परिपक्व नहीं होती, तब तक वो चीज़ आपको समझ में भी नहीं आती है। जब तक आप खुद से नहीं उसको चयन करोगे कि आपको क्या गाना है, क्या करना है, और तब तक आपको उसका समझ नहीं आएगा हर एक राग का। जी, तो हर एक राग को यहाँ पर समझना ज़रूरी है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सोनल जी ने बताई है कि आपको साधना करनी होगी, क्योंकि संगीत जो है बिना साधना के अधूरा है और संगीत अगर आपको सीखना है तो उसके लिए साधना करना होगी। तो साधना से ही जो है आप संगीत में अपना कैरियर भी बना सकते हैं और संगीत को महसूस करने के साथ साथ अपने मन को प्रसन्न करते हुए, आनंदित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और डॉक्टर साहब के पास चलेंगे अंतिम बेला में, हम कार्यक्रम की डॉक्टर साहब से भी समझ लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि बच्चों के दांतों की ब्रेसल लगाने की, लेकिन चीज़ें ब्रेसल के अलावा भी हम देख रहे हैं कि जो 40 साल के लोग हैं, हम पहले देखते थे कि 90 साल के जो दादा दादी होते थे उनके पूरे 32 से 32 दांत होते थे दांतों के साथ, लेकिन आजकल 40 साल की उम्र में लोगों के दांत नहीं होते। तो वो कितनी परेशानी है सर, और ये क्या कारण है, आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है? ये खान पान का असर है या कुछ और कारण है? सर बेसिकली इसमें खान पान की ज़्यादा
महत्वता है या भूमिका है, जी क्योंकि पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में हम खान पान में खुद ही देख रहे हैं कितना फ़र्क आ गया है। पहले बाजरे की रोटी खाया करते थे, रोटियां उस पर ज़्यादा करते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैदे की रोटियां ज़्यादा खाते हैं, इंस्टेंट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो वो सब नुकसान पहुंचाता है। जो भी चिपका रहेगा आपके दांतों में, जो फाइबरस नहीं होगा, पहले सलाद और फ्रूट्स ऐसे बहुत ज़्यादा खा लिया करते थे कि ऐसे ही खा रहे हैं इसे, अब तो उसको पहले जूस बनाएंगे या छोटा करेंगे तब खाएंगे। तो फाइबरस आप डाइट लेते थे पहले, डाइट में बहुत चेंज आ गया, उसके कारण से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और अब टाइम नहीं है आजकल के लोगों के पास कि 5 मिनट या 6 मिनट दातून कर लें या 2 मिनट ब्रश भी कर लें या रात में ब्रश कर लें, तो कहीं ना कहीं देखभाल भी हमारी कम हुई उस कारण से। सर नहीं, देखभाल तो कम हुई है सर, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स चल गए हैं। कोई कहता है कि इससे ये बहुत अच्छा है, इससे सेंसिटिविटी जो है कम होती है। बेसिकली मंजन कौन सा करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो मंजन की जगह ना पेस्ट ने ले ली है। जी हम कहते हैं टूथ पेस्ट, तो टूथ को अगर बढ़िया करना है तो क्या टूथ पे वो पेस्ट लगाने से पता चलता है कि बाद में दांत पेस्ट की स्थिति बन रही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहता है लोगों के लिए कि टूथपेस्ट यूज़ करें, मंजन यूज़ करें, क्योंकि पहले हम देखते हैं दातून और मंजन से काम हो जाता था, लेकिन ये जब से टूथपेस्ट आया तो परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि कई केमिकल्स भी होते हैं ऐसा कहा जाता है। तो आप बेहतर तरीके से समझते हैं क्या कौन सा बेहतर चीज़ है और किससे इसका इस्तेमाल करना है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये अवगत कराना चाहूँगा। आज रिसेंट रिसर्च हुई है कि उसमें पाया गया है कि सोडियम लॉराइल सल्फेट SLS करके एक केमिकल है जो नॉर्मली आपके जो भी टूथपेस्ट मिल रहे हैं 90% ब्रांड्स में वो है, ठीक है। और ये पाया गया रिसर्च में कि वो कैंसर का मूल कारण है आज के लिए। तो रिसेंटली अभी महीने 2 महीने पहले हम लोगों को भी इससे अवगत कराया गया है, तो हम लोग भी अवेयरनेस में ये इंक्लूड कर रहे हैं कि भाई जो टूथपेस्ट हैं आपके जो SLS के बिना हैं उसको आप यूज़ करने की कोशिश करें। और क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं, आपने देखा भी होगा कि अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो एक गोली होती है सॉर्बिट्रेट जिसको बोलते हैं, जीभ के नीचे रख लीजिए, जीभ के नीचे रख लीजिए। इसका इससे आप समझें कि आपके मुंह में जो भी जा रहा है वो कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है। निश्चित रूप से किसी भी दवाई को आप जीभ के नीचे रखो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है। तो आप जो पेस्ट कर रहे हो वो तुरंत बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आपको चयन करना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो। एंटी सेंसिटिविटी पेस्ट जो आ रहे हैं मेनली फ्लोराइड होता है। अच्छा, फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके बोन्स के लिए अच्छा नहीं है, तो वो भी आपको ध्यान देना है कि भाई सेंसिटिविटी हो रही है तो हमने जो मार्केट में ऐड दिख रहा था वो कर लिया जी। ऐसा नहीं होता हर जगह। कई बार हम भी बोलते हैं पेशेंट को कि आप 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए पेस्ट यूज़ कर लो, तो वो बहुत ही कम केसेस में ऐसा है। सेंसिटिविटी के बहुत ज़्यादा कारण है, सडन भी एक कारण है जी। तो आपको पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, आपको क्या लाभदायक है वो उससे लेना चाहिए। मंजन की बात करें तो वो मंजन यूज़ नहीं करना चाहिए जो दरदरा होता है। दरदरा, ठीक है। हम लोग पाउडर लेते हैं अवेलेबल मार्केट में, ऐसा लगता है इसके ऐड आता है कि इसको करेंगे दांत सफ़ेद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके दांत और घिस जाएंगे। तो दरदरा नहीं, जेल फॉर्म में हो चाहे आयुर्वेदिक हो तो वो आप उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और 2 बार जैसे मैंने बताया ब्रश करना ज़रूरी है। सर आपने जो SLS की बात कही, मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए एक बार फिर से बताएं कि ये SLS ना हो वही पेस्ट लेना, फिर कार्यक्रम में हम आगे जी जी। SLS सोडियम लॉराइल सल्फेट करके एक केमिकल होता है जो कि जनरली बनाया गया था आपके डिटर्जेंट्स में यूज़ करने के लिए। झाग पैदा करता है, तो जब झाग आता है तो हमें बड़ा मज़ा आता है कि झाग आ गया, दांत साफ हो गया। ऐसा नहीं होता। तो झाग को प्रोड्यूस करने के लिए SLS टूथपेस्ट में डाला जाता है। तो उसके बिना भी आजकल मार्केट में टूथपेस्ट अवेलेबल है। उसमें आप ध्यान दीजिए कि SLS फ्री टूथपेस्ट हो, थोड़े महंगे ज़रूर हैं बट बेनिफिशियल हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सर महंगी की बात भी आपने कर दी, लेकिन दांतों का ट्रीटमेंट महंगा है ऐसा भी लोग कहते हैं। और यहाँ एक बड़ी समस्या आ जाती है कि लोग इसलिए हॉस्पिटल नहीं पहुँचते। और एक बड़ी समस्या उसमें एक ये भी है कि लोग दांतों को ठीक करने के लिए चूना रख लेते हैं और चूने के साथ साथ फिर वो गुटके का फॉर्म ले लेता है और जर्दा भी रखाने लगता है मुंह में कि इससे रिलीफ मिलेगा। सर ये क्या कंसेप्ट है? सर रिलीफ नहीं मिलता, आपका दांत जान से मर जाता है उससे, गुटके से जी। तो आपको दर्द होना बंद हो जाता है। सिर्फ इतना होता है, दांत की सड़न वही है, दांत आपका गल रहा है और ज़्यादा तेज़ी से गल रहा है, आपको नुकसान होगा आगे जाके। और MP में स्पेशली भोपाल में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर के मरीज़ हैं पूरी दुनिया में। तो गुटखा और ये सब प्लीज़ अवॉइड करिए, तंबाकू गुटखा। ये आपके दांत को तो बचा लेगा शायद, आपको दांत के दर्द से बचा लेगा पर आपकी ज़िंदगी ले लेगा। ये बड़ी बात डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताई है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कैंसर के मरीज हैं ओरल कैंसर के, वो मध्य प्रदेश में है। मतलब चिंताजनक आंकड़ा है। डॉक्टर साहब कार्यक्रम के अंतिम बेला में हैं हम, तो जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि आप अपने दांतों की देखभाल करें और अगर आपको थोड़ा भी लगता है तो किसी भी डेंटिस्ट को अप्रोच करें। आपको लगता है महंगा है
तो डेंटल कॉलेजेस हैं, मानसरोवर डेंटल कॉलेज है जहाँ मैं भी प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ। वहाँ पे मतलब आप क्या कहना चाहिए कि प्रॉफिट नहीं लिया जाता, जो भी खर्चा होता है उस मामूली उसमें इलाज कर दिया जाता है, अच्छा इलाज करा जाता है। तो वहाँ जा सकते हैं या क्लिनिक्स पे आ सकते हैं, शाम को क्लिनिक्स भी होते हैं डॉक्टर्स के, जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर दर्शकों आपको अपना ध्यान रखना है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर मयंक जी आपका भी शुक्रिया। तो यहाँ पर आज हमने बात शास्त्रीय संगीत की और इसके साथ साथ दांतों की देखभाल कैसे करें इस पर भी चर्चा की। तो दर्शकों आज कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिए। नमस्कार।